आज का जो सत्संग है वो है कनिष्का आंटी जी का। वो शेयर कर रही हूँ। उनके फादर का सत्संग है ये। और अब मैं कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ, बीच में ऑन कर लूँगी, ठीक है, पूछने के लिए। उन्होंने लिखा है, जय गुरु जी टू ऑल संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये हमें यानी पूरी संगत को इतना ब्लेस किया और हमेशा हम सब पर इतनी असीम कृपा करते हैं। ये सत्संग मेरे फादर का है, जिनको गुरु जी ने 7 दिसंबर 19 में ब्लेस किया था। मेरे पापा को हर ईयर स्टोन होती है, जिसकी वजह से उनकी स्टोन बहुत मुश्किल से निकलती है लेज़र ऑपरेशन से। 7 को सुबह से पापा जी को स्टोन की पेन हो रही थी। शाम को जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मम्मी ने बताया कि पापा को स्टोन की पेन हो रही है। सुन के गुरुजी को बोला, मैं प्लीज़ गुरुजी पापा की ये स्टोन वाली प्रॉब्लम ठीक कर दो, हर बार ऑपरेशन कराना पड़ता है उन्हें, प्लीज़ गुरुजी आप कोई मिरेकल करो। और उसी दिन गुरुजी ने हमें जो घर पर गुरुजी गद्दी लगाई है उस पर गुरुजी ने शॉल पर गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, पूरा फेस दर्शन दिखा। और उसके ऊपर गुरुजी का, शिव जी का, पापा को मैंने फ़ोटो खींचकर भेजी। ये देख के पापा जी बहुत खुश हुए, शुक्राना गुरुजी। ये करीब 6 बजे की बात है। अचानक मुझे 7:51 पर भूख लगती है और मतलब कुछ मीठा सा खाने का मन करता है। और मैं पेंट्री से मूंगफली और गच्चक निकालती हूँ और पहले गुरुजी के पास भोग के लिए रखती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ तो पापा जी का मैसेज आता है, शुक्राना गुरुजी, थैंक्स टू गुरुजी स्टोन निकल गई, जय जय गुरुजी। पापा ने घर आकर बताया कि अचानक स्टोन जो राइट साइड पर थी वो हिलती और सीधी आकर नीचे आ जाती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं थी वो स्टोन हिल जाए, फिर उसी टाइम वो स्टोन बॉडी से निकल जाती है। क्या पता था गुरुजी ने गुड़ की मट्ठी का और मूंगफली का भोग इसीलिए लगवाया है। जय जय गुरुजी, शुक्राना हर पल का प्यारे गुरुजी। जैसे आपने पापा जी को ब्लेस किया वैसे ही सभी संगत जी को ब्लेस करना, और ऐसे ही गुरुजी हम सभी को अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते रहना। वी ऑल लव यू गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। ये सत्संग था कनिष्का आंटी जी के फादर का। और एक मिनट, अब जो एक सत्संग है वो मैं एक अंकल का सुना रही हूँ जो हमारे रिलेटिव में ही है। बहुत टाइम तो नहीं खैर हुआ इस बात को, आई थिंक 1 ईयर ऑलमोस्ट हुआ होगा। तो उनके ना फैमिली में कुछ इश्यूज चले और मतलब काफ़ी बड़े इश्यूज थे वो, एज उनके बेटे और डॉटर इन लॉ का था। तो काफ़ी मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाइयाँ वगैरह बहुत कुछ हुआ। तो वो चीज़ ना वो उसको सहन नहीं कर पाए, मतलब उनके ना माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी। और एक दिन इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने गुस्से में आके ना वो पी ली, फिनाइल पी ली। और जैसे ही उन्होंने पी, तो आपको तो पता है उसमें क्या होता है, तेजाब तो है उसमें, वो बर्न कर देता है, एसिड। तो जैसे ही उन्होंने पिया तो उसमें से कितनी तो ना उनकी बॉडी के ऊपर बाहर ही गिर गई थी और आधी अंदर जा चुकी थी। उससे क्या हुआ, जो उनका बाहर का बॉडी का पार्ट था वो काफ़ी मतलब गल गया, और अंदर तो ऑब्वियसली एसिड गया तो वो क्या करेगा। तो उनकी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर उनको मतलब जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट वगैरह भी स्टार्ट करा। और इतनी उनकी एज नहीं थी, मतलब आप ये कहो कि कोई वो बहुत ज़्यादा बड़ी एज के कोई थे, बट ऐसा नहीं था, छोटी एज थी उनकी। तो उनको हॉस्पिटल में जैसे लेकर गए, ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और डॉक्टर को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था और उनकी वाइफ बड़ी परेशान थी। तो उनको गुरुजी का किसी ने बताया, क्योंकि उनको हमारा पता था कि हम गुरुजी के जाते हैं। तो वो भी एक बारी गुरुजी के मंदिर 2-3 बारी हमें दिखी, लेकिन उनकी हेल्थ में ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आंटी ही जाती थी और अंकल तो हॉस्पिटल में थे, कोई रिलीफ ही नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे अंकल के अंदर थोड़ा सा
उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा कुछ रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। फिर उनको घर लेकर आ गए। अब जब घर लेकर आए तो वो बिल्कुल ना ऐसे हो चुके थे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ओल्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी एज के, 70-80 साल के ऐसे लग रहे थे वो। और उनको बेड रेस्ट कंप्लीट बोल दिया गया। उनसे चला ही नहीं जाता था, ना वो बोल पा रहे थे। काफ़ी मतलब उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो घर में जब वो आए तो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे। अब हमें तो पता ही नहीं था, तो हमें ना किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। तो मेरे पापा गए पहले उनके घर। जब मेरे पापा गए तो उन्होंने देखा, वो तो देख के हैरान, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसे बेड पे पड़े थे जैसे एक इंसान, बस एक डमी सी कोई लेटी हुई है जिसके अंदर कोई जान नहीं है। ना वो अपना मुंह हिला रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, मतलब बेजान से पड़े हुए हैं, ना कुछ भी नहीं बोल रहे थे वो। और मेरे पापा ने जब देखा तो हैरान हो गए, बिल्कुल स्लिम हो गए वो अंकल। और उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बहुत बड़ी एज के होते हैं ना, रिंकल्स पड़ जाते हैं फेस पे, उस तरह से उनकी ऐसे मतलब हालत हो गई। फिर क्या हुआ कि जब मेरे पापा गए तो वो उनके लिए ब्रेसलेट लेकर गए थे और गुरुजी का स्वरूप लेकर गए थे और जल प्रसाद लेकर गए थे। जैसे हमारा उस दिन सत्संग हुआ था तो नेक्स्ट डे गए थे लेकर। और फिर उनको चंदन के टीके के बारे में बताया कि आप ना ऐसे ऐसे लगाया करो, इनको डेली लगाओ, और कुछ भी खाने से पहले गुरुजी को भोग लगाओ। सब कुछ समझा कर आए, उनको जल प्रसाद भी देकर आए। अच्छा, अब आंटी ने ना करना स्टार्ट करा। फिर मेरे पापा ने उनको बोला कि अगर कोई नहीं आ सकता ना तो आप आओ सत्संग में। पर आंटी भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि सेम टाइम पे उनके हस्बैंड की भी तबीयत खराब हुई और सेम टाइम पे उनके जो छोटा बेटा है उसके भी पता नहीं लीवर में ऐसा क्या हुआ कि वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। और आई थिंक उसको भी 2 या 3 महीने वो हॉस्पिटल में रहा है। उसका भी ट्रीटमेंट जो हो रहा था उसमें उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मतलब काफ़ी रिस्की था दोनों का ही, उसके पापा और उनके बेटे दोनों का ही रिस्की में बहुत चल रहा था। तो वो आंटी तो आ नहीं सकती थी। फिर हमने क्या किया कि जैसे एवरी मंडे सत्संग करते हैं, तो सत्संग करने के बाद हमने डेली मतलब हर बारी उनको लंगर प्रसाद भेजना स्टार्ट करा कि कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते हो तो गुरुजी आपको लंगर प्रसाद से ठीक करेंगे। हम कौन होते हैं पहली बात तो करने वाले, गुरु महाराज जी ने भिजवाना था, क्योंकि जब गुरु जी के पास उनके बच्चे नहीं आ पाते तो गुरु जी खुद पहुंचते हैं उनके पास। ऐसे बहुत सारे सत्संग आपने सुने भी हैं और मैंने शेयर भी किए हैं पहले भी। तो एवरी मंडे उनके घर लंगर प्रसाद जाने लगा। और सब मतलब जो ऑडिबल हूँ एक बार ही लिख दो, क्योंकि वाईफाई अभी गया है। अब मुझे नहीं पता कि कितना सुना कितना नहीं सुना। जल्दी बताओ, मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं तो फिर नेट चला जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा मतलब काफ़ी मंडे निकले तो उनकी हेल्थ में ना डे बाय डे कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगी। जैसे मेरे पापा एक ने बताया अब थोड़े से बेटर हैं। तीसरे मंडे गए तो और थोड़े से बेटर हैं। ऐसे 4-5 मंडे करते करते ना मतलब उनके अंदर काफ़ी उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती जा रही थी। अब मैं ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। फिर ऐसे करते करते 1 मंथ हो गया और उनकी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क आने लगा। जैसे वो पूरे बेड रेस्ट पे थे तो थोड़ा सा वो हिलना शुरू हुए, बैठना स्टार्ट हुए। फिर धीरे धीरे उनको गुरुजी ने चलाना स्टार्ट करा। 1 मिनट। तो उनकी हेल्थ में ना काफ़ी फ़र्क आने लगा। 1 महीना हुआ, दूसरे महीने जो है इधर मुझे और उधर मेरी सिस्टर, मतलब हम दोनों को ना एक गुरुजी का मतलब ड्रीम ही है, वो गुरुजी ने ड्रीम ही दिखाया कि अंकल जो है ठीक हो चुके हैं। उसको भी दिखे कि वो पूरे परफेक्टली फाइन हो चुके हैं और मुझे भी ऐसे ही दिखे। मुझे तो पूरा ऐसे रेडी होकर दिखे कि वो तैयार व्यार हुए पड़े हैं और जैसे वो पहले रहते थे वैसे ही अब वो इस वक्त है। अच्छा, लेकिन उनकी अभी तबीयत वैसे तो ठीक नहीं थी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही थी कि जैसे बैठना स्टार्ट हुए बेड पर, धीरे धीरे बोलना शुरू हुए, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुए। फिर काफ़ी जब 1 या दूसरा महीना आया तो मेरे पापा जब लंगर प्रसाद देने जाते थे तो वो खुद आते थे नीचे प्रसाद लेने, नहीं तो उनकी वाइफ आती थी। तो गुरु जी ने ऐसे उनको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते 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 उनको हील किया। क्योंकि वो बड़े मंदिर तो जा नहीं पाए, एज लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, कोरोना स्टार्ट हो चुका था, तो वो तो अभी तक नहीं जा पाए हैं। और फिर गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि वो अंकल आज पूरी तरह ठीक है।
हाँ, अभी उनकी बॉडी में वीकनेस है, लेकिन गुरुजी ने जो विजन दिखाया था कि वो ठीक हो चुके हैं, वाकई में वो हुआ भी। जब विजन आया था उसके कुछ ही दिनों बाद पापा ने बताया था, जैसे वो मंडे को गए प्रसाद देने, तो बेल जैसे ही रिंग करी तो अंकल ही खुद नीचे आए और उन्होंने बताया अब मेरी बॉडी में काफ़ी फ़र्क है। और अब कभी कभी किसी किसी मंडे वो आ जाते हैं यहाँ पर सत्संग में, तो ऐसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। नहीं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एसिड जब ऑब्वियसली अंदर जाएगा तो क्या बचता है शरीर में, कुछ भी नहीं बचता। और जो उनकी उस वक्त हालत थी वो बहुत ही वर्स्ट थी। लेकिन आज की डेट में अगर उन्हें हम देखते हैं तो हम खुद शॉक्ड होते हैं कि गुरुजी ने बिल्कुल उनकी काया पलट दी है। जैसे वो थे गुरुजी ने उनको वैसा ही बना दिया। बस अब कमी रह गई है तो वीकनेस की, बाकी गुरुजी ने उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया है, सिर्फ अपने लंगर प्रसाद से, अपने अमृत से। तो गुरुजी के प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अभी हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हर घर में विराजमान है। तो आप जो भी खाएं, जो भी पिएं, वो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाएं और उसके बाद ही आप सब खाएं। इसी से रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करती हूँ। यही मुझे सुनाना था जो अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया, वाईफाई चला जाता है तो इसलिए। एक आंटी मतलब आती है हमारे घर सत्संग में, तो उन्होंने मुझसे ये शेयर किया, बता रही थी कि उनके जैसे वो फ्लैट में रहती हैं, तो उन्होंने बताया उनके नीचे वाले फ्लोर में किसी को कोरोना हो गया था। तो कहती वो गुरुजी को मानते नहीं है, और कहती अब कोरोना हुआ तो हम भी सत्संग नहीं कर सकते थे क्योंकि संगत आएगी और संगत फिर वहम करेगी, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो फिर इशू। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको जब पता लगा ना कि उनको कोरोना हो गया है, तो अब ऑब्वियसली वो खाना वगैरह नहीं बना पा रहे थे जिनको कोरोना हुआ था। आंटी को हुआ था या अंकल को, ये मुझे नहीं पता। तो कहती हैं कि मैं ना डेली उनको सुबह शाम लंगर प्रसाद बनाकर, लंगर प्रसाद ही कहेंगे क्योंकि गुरुजी का नाम लेकर वो बना रही हैं। वो कहती मैंने सुबह बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, दोपहर में लंच, हर चीज़ मैं उनको देकर आती थी और गुरुजी को भोग लगाकर देकर आती थी। गुरुजी इनको ठीक करना। एज कोरोना आप सबको पता है कि इस वक्त कैसा हो रहा है, जिसको हो रहा है वो बहुत मुश्किल से बच रहे हैं लोग। तो कहती मैं मंत्र जाप करते करते बनाती थी प्रसाद और उनको देकर आती थी, और जल प्रसाद देकर आती थी। चंदन का टीका भी उन्होंने बताया, और फिर बता रही थी कि जो उनका कोरोना था उसमें पता नहीं 25-24 क्या होता है वो मुझे नहीं पता। तो बता रही थी कि वो उनका 24 हो गया और करते करते उनका बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो गया। तो ऐसे गुरुजी ने उन अंकल या आंटी जिनका भी वो सत्संग है, उनको गुरुजी ने भी अपने ही लंगर प्रसाद से ब्लेस किया। जो बड़े मंदिर नहीं गए, जिनको गुरुजी का पता नहीं था, लेकिन अब खुद गए उनको बचाने। तो गुरुजी ऐसे ही अपने हर बच्चे को बचाते हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाकर आएंगे। और अगर हम में से कोई भी सच्चे विश्वास से किसी थर्ड पर्सन को, जिसको गुरुजी के बारे में नहीं पता, अगर हम उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है और हम उसे कह रहे हैं कि नहीं देखना तुम ऐसे करोगे तो गुरुजी तुम्हें ब्लेस करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे, तो वाकई में गुरुजी उस वक्त हमारे विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। वो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो ट्रस्ट हमारे अंदर भी होना चाहिए तभी तो हम दूसरे को कह सकेंगे। जैसे उन आंटी के अंदर वो पूरा विश्वास था कि नहीं, गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी के लंगर प्रसाद से इन संगत का जो है, मतलब वो अंकल या आंटी जो भी हैं, उनका कोरोना ठीक हो जाएगा। तो वो हुआ ना ठीक, क्योंकि उन्होंने बड़े दिल से गुरुजी की सेवा करके मंत्र जाप करते हुए वो प्रसाद बनाया और उनको डेली देती रही, और बस थोड़े दिनों में वो ठीक हो गए। तो ये था आज का सत्संग। और सोनम मैंने अभी देख लिया, अब आपने टेक्स्ट किया है ना, तो वो नंबर बिल्कुल टॉप पे शो हो रहा है। अदरवाइज ना पता नहीं कहाँ नीचे चला गया था, तो मेरे को नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे एक बारी भेज दो। ऑडिबल और विजिबल है ना? आई वॉज वेरी अपसेट एंड मेंटली डिस्टर्ब ओवर समथिंग, नॉट इवन अटेंडेड लाइव सत्संग। हाँ मुझे पता है आप नहीं आ रहे थे ठीक से, एकदम से हर चीज़ से मन सा हट गया था। आगे का कंटिन्यू करो। मैंने सोचा गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई वाला पता नहीं मेरे को क्यों नहीं है, एंड सेड कि गुरुजी दर्शन दे दो, एंड स्लेप्ट विद अ बैड मूड, बिना लाइव अटेंड किए, एज हर चीज़ से मन सा उठ गया था मेरा। मेरे सत्संग बहुत बड़े बड़े हैं, कोई नहीं मैं सुना दूंगी। चलो मैं अपना एग्ज़ाम का सत्संग सुनाती हूँ, थोड़ा सा सबका मूड अच्छा हो जाएगा, बस वाईफाई सही रहे। अभी
आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप प्लीज़ मुझे ऐड। मैं आपको ना टेक्स्ट करूँगी थोड़े टाइम बाद। आई वेंट टू द बालकनी एंड एक येलो बटरफ्लाई आई एंड आई वॉज शॉक, मैं फ्रीज हो गई। आज से पहले कभी येलो बटरफ्लाई नहीं आई थी बालकनी में। पर्सनली टेक्स्ट करना मुझे तन्नो। एक मिनट वेट करना प्लीज़। यहाँ पर संतोष आंटी जी हैं, उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा है, सो मैं वो दोबारा से रीड कर रही हूँ। उन्होंने लिखा, कुछ दिन से आई वॉज वेरी अपसेट एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड ओवर समथिंग एंड नॉट इवन अटेंडेड लाइव सत्संग ठीक से। एकदम से हर चीज़ से मन सा हट गया था। वेट करना, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, अलग से भेजते नहीं हो सत्संग, फिर मैं शेयर कैसे करूँगी बाद में। तो मैंने सोचा गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई वाले पता नहीं मेरे को क्यों नहीं। एंड सेड कि गुरुजी दर्शन दे दो। एंड स्लेप्ट विद अ बैड मूड, बिना लाइव अटेंड किए, एज हर चीज से मन सा उठ गया था। आगे हाँ, तो थोड़े टाइम बाद आई वेंट टू दी बालकनी एंड एक येलो बटरफ्लाई आई एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं फ्रीज हो गई। आज से पहले कभी येलो बटरफ्लाई नहीं आई थी बालकनी में। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि अब कभी रिपीट नहीं करूँगी ये सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि ना मैंने ना ये सुना था, मेरे ब्रदर ने मुझे बताई थी ये चीज़ कि ना हाँ जी है। अरे कैसे शेयर करूं सोनिया आंटी, ये बताओ। देखो यहाँ लाइव में इंस्टा ओपन है, तो अब मैं यहाँ से जाऊंगी तभी तो मैं आपके मैसेज खोलूंगी ना, इसलिए मैं नहीं कर पाई। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अभी किसी के मैसेज रीड भी नहीं कर पा रही थी। मैं बस पोस्ट करती हूँ और चली जाती हूँ, ये होता है। तो मैं कर दूंगी शेयर, आप टेंशन मत लो। दिया जिस ग्लास के कांच में जल प्रसाद रखते हैं उसको वॉश कर रहा था तो रिफिल करने के लिए, और वो भी टूट गया और मेरा हाथ कट गया। गुरुजी ने कोई कष्ट को जो काट दिया होगा। अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी भी हाफ रह गया है। उसके बाद इंस्टा पे पोस्ट देखी कि गल कमले की होया गुरा ते विश्वास। हाँ, याद आया मुझे इस पे कि मेरे ब्रदर ने क्या बताया था कि गुरुजी कहते हैं कि ना कभी भी ना ये नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी, या हम कभी किसी संगत को भी कह देते हैं कि अच्छा आपके तो सपने में गुरुजी आए, मेरे तो ड्रीम में भी गुरुजी नहीं आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी का देखते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम कोई संगत गई, जैसे हम गुरुजी के पास बहुत टाइम से जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे टच में कोई है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और हम उसे कह रहे हैं कि आप चलो हमारे साथ गुरुजी के मंदिर, और वो फर्स्ट टाइम जाते हैं, गुरुजी उनको ब्लेस कर देते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई गुरुजी ने इसको तो एक बारी में ब्लेस कर दिया और मुझे तो ब्लेस नहीं करा। तो गुरुजी कहते थे ये भी नहीं कभी बोलना चाहिए। और गुरुजी ड्रीम में नहीं आते, ये भी कभी नहीं किसी को कहना चाहिए कि गुरुजी मेरे ड्रीम में नहीं आ रहे, कि गुरुजी ने उसको दर्शन दे दिए मुझे नहीं दिए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज आप ये चीज़ बोलोगे तो आप बहुत कितने साल बैक हो जाओगे। ये किसी गुरुजी की किसी, मैं उसे बुक नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखो जो गुरुजी ऐसे किसी से बुक नहीं लिखवा सकते, ना कोई खुद से लिख सकता है। वो ग्रंथ है जो गुरु महाराज जी लिखवाते हैं किसी किसी संगत से, तो वो किसी ग्रंथ के अंदर ही है जो गुरुजी ने उसमें शेयर किया हुआ। और मेरे ब्रदर ने मुझसे शेयर किया था, मैंने आई थिंक फर्स्ट पेज पे भी ये सारी चीज़ें बताई थी। और कुछ अगर स्किप कर गई होंगी तो कल ज़रूर शेयर करूँगी। कोविड रिलेटेड है, गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइफ दी, प्लीज़ 8 10 मंथ। ठीक है जी, मैं करूँगी। और आज आज तो नहीं खैर शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मुझे दूसरे फ़ोन में भेजने पड़ेंगे वो सत्संग में, तभी यहाँ पर सुना पाऊँगी, तो कल सुनाऊँगी, ठीक है। और अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। बस वाईफाई चलता रहे स्मूथली तो अच्छा। मैंने गुरुजी को मैगी भोग लगाई थी, तो जब भोग लगा रहा था तो मेरे को अंदर से ना, जैसे गुरुजी कहते हैं कि मिर्ची ज़्यादा है, तो जब मैंने खाई मिर्ची सच्ची में ज़्यादा थी। तो वो तो है ही गुरुजी का, यही दिस इज़ द रियल कनेक्शन ना, जो आपको आवाज़ आ रही है वही तो रियल कनेक्शन है ना। बेटर हूँ जी गुरुजी की कृपा से, बट इतना ज़्यादा नहीं, हाँ ठीक हूँ थोड़ी। अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जब बोलने लगती हूँ इधर कमेंट में किसी का सत्संग आ जाता है, जब तक मैं शेयर करती हूँ। तो मेरा सत्संग ना मैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ।
इस पेज का नहीं है, इससे पहले वाले पेज का है। क्या होता था, जैसे डेली हाँ सत्संग लाइव करना, तो मैं तो 4-4 बजे तक यहीं बैठी रहती थी। और मेरा ना एक एग्ज़ाम था मास्टर्स डिग्री का। एज मुझे पता नहीं था कि मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत उस टाइम पे ख़राब हुई थी 2014 में। तो मैंने उस टाइम पे कर रही थी, मैं नहीं 14 में नहीं, एग्ज़ाम तो मेरे बाद में हुए हैं। तो मेरे पापा की तबीयत तब ख़राब ही चल रही थी। अब फिर क्या हुआ कि मैं जैसे डेली मेरे एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली में चल रहे थे, एक एग्ज़ाम आया, उस दिन ना मैं लेट हो गई, घर से लेट निकली। मुझे लगा चलो एंट्री हो जाएगी, लेकिन वो इंस्टीट्यूट में ढूंढती रह गई। और वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर तो मैं सुनाऊँ ना सुनाऊँ? पहले सब बता दो फिर सुनाऊँगी, क्योंकि वाईफाई सही नहीं आ रहा, तो फिर कह नहीं सकती कि क्लियर ऑडिबल होगा या नहीं। ठीक है, अच्छा। तो ना अब एग्ज़ाम में उस दिन ना लेट पहुंची। मुझे लगा मेरे को एंट्री मिल जाएगी, भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो उसमें क्या टेंशन है। मैं जैसे ही वहाँ पर गई, पहले तो मैं ढूंढती रह गई, मतलब मेरे 15-20 मिनट वेस्ट हो चुके थे, टाइम अप हो चुका था मेरे एग्ज़ाम का। और मेरे को लगा कि शायद मेरी एंट्री हो जाएगी। मैं गई वहाँ पर, जैसे ही एंट्री की मैंने, तो वहाँ पर जो मेंटर था उन्होंने मेरे को बोला कि अब तो आप नहीं एग्ज़ाम में बैठ सकते, क्योंकि आप लेट हो, आप 10 मिनट लेट आए हो। तो मैंने बोला ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप प्लीज़ मुझे बैठने दो, मुझे अलाउ कर दो। तो वो कहते नहीं, अब तो नहीं आपको अलाउ हो सकता। अब मैं वैसे ही परेशान थी, घर में वैसे ही टेंशनें चल रही थी, मेरे को भी गुस्सा आ गया उस वक्त पे। मैंने सोचा रहने ही दो, ये इतना मेरे को नहीं अलाउ कर रहे तो अगली बार ही दे दूंगी मैं एग्ज़ाम। अब ये नहीं पता था कि ये मेरा लास्ट सेम है और नेक्स्ट टाइम मैं देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। मैं आ गई घर, उसके बाद ना मैं भूल गई। मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे वो सब क्लियर थे, लेकिन एक एग्ज़ाम में उन्होंने ब्लैंक दे दिया। अब मैं सोच में पड़ गई कि ये वाला एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, मतलब इसमें मैं कैसे रह गई। और मुझे ये याद ही नहीं था कि वो एग्ज़ाम मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा टाइम मैं अप कर चुकी थी और मुझे अलाउ नहीं हुआ वहाँ पे बैठना। ठीक है, फिर मैं भूल गई, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स हो गई थी पहाड़ जैसी स्टार्ट। तो अपने पेपर तो याद ही नहीं रहे कि देने हैं नहीं देने, सब कुछ छोड़ दिया कि सब चीज़ें जाएं, कोई परवाह नहीं करी उस वक्त पे, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी, उधर सिस्टर की तबीयत ख़राब, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी फेस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, वक्त बीतता गया बीतता गया। ऐसे ही मैं यहाँ डेली लाइव आती थी, सत्संग करती थी अपना खुश यहाँ आकर, और उसके बाद तो वैसे ही परेशान तो थे ही। कुछ टाइम बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि स्वाति, जो तेरी मास्टर्स डिग्री है उसकी तेरी डिग्री आ गई है। मैंने बोला यार मेरी मास्टर डिग्री नहीं आई अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं आई। उसने ना मेरे को रोज़ ये पूछना, उसने मेरे को एक दिन फोर्स करा, कहती तू ना एक काम कर, तू कॉल कर ले एक बारी, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया है और फिर ये ना हो कि मिले ही ना, क्योंकि यहाँ की तो यूनिवर्सिटी है नहीं, वो सिक्किम की है। तो मैंने कहा ये भी बात है, मैंने ना कॉल करा यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने ना मेरे को उस वक्त पे ना डिटेल्स इतनी दी नहीं, उन्होंने मुझे कहा आप ना थोड़े दिनों में कॉल करना, हम तब आपको बताएंगे। मैंने दोबारा कॉल करा, जब मैंने थोड़े दिनों बाद फिर कॉल किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका ना एक एग्ज़ाम रहता है और इसलिए आपकी डिग्री नहीं आ रही। मतलब मैं शॉक्ड, मैंने कहा ऐसा कौन सा एग्ज़ाम रह गया, मैं तो सारे एग्ज़ाम दिए थे, कौन सा एग्ज़ाम रह गया कि डिग्री नहीं मिलेगी मुझे अब। मैं बड़ी परेशान, मैंने फिर ना दोबारा कॉल किया, मैंने कहा आप एक बारी ना मुझे सारी डिटेल्स चेक करके बताओ और मुझे मेरी मार्कशीट कैसे मिलेगी ये मुझे बताओ। फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी और ये बताया कि आपका जो एक एग्ज़ाम है ना उसमें आपकी एब्सेंट लगी हुई है, आपने शायद एग्ज़ाम दिया नहीं है। फिर मुझे याद आया कि हाँ मैं तो इंस्टीट्यूट गई थी और मैं लेट हो गई थी और मेरा एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं था। अब मैंने ना उनसे पूछा कि अब क्या इसका क्राइटेरिया, मतलब कैसे दे सकती हूँ मैं एग्ज़ाम को, कि काफ़ी टाइम हो चुका था, 1 ईयर का गैप ऑलरेडी पड़ चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये एग्ज़ाम आप अभी दे सकते हो, क्योंकि बस ये लास्ट आपके पास चांस है। अगर आप इसके बाद सोचते हो, जैसे 2 महीने थे मेरे पास, आई थिंक फरवरी में एग्ज़ाम था वो, तो उन्होंने मुझे कहा आप अभी फिल करो, इसकी विंडो ओपन होगी इस एग्ज़ाम की, अगर अभी फिल कर दोगे तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर आपने इस वक्त पे नहीं दिया तो दोबारा से आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा वैसे ही इतनी मुश्किल से तो तब पेपर दिए थे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही थी, इतनी सारी टेंशन में आप अपनी स्टडीज़ पे तो फोकस नहीं कर सकते। फिर भी मैंने किया, ध्यान लगाया कि नहीं पेपर तो देने हैं, डिग्री तो चाहिए हर हालत में। अब ये एक पेपर मुझे हर हालत में अभी देना पड़ेगा, बाद में मैं दे नहीं सकती हूँ।
तो मैंने ना उनसे पूछा फ़ीस वगैरह मुझे पता, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीस बता दी। मैं बड़ी शॉक्ड हुई। मैंने कहा इतनी तो एक पेपर की होती नहीं है, इतनी तो हमने सारे एग्ज़ाम्स की नहीं दी जितनी एक एग्ज़ाम की बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे को बता देना विंडो कब ओपन होगी तो मैं फ़िल कर दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद ना मेरी फ्रेंड ने फिर से मेरे को बोला, मेरे को ध्यान नहीं रहता था, मैं इधर अपना मस्त लाइव में बुक भेज रही हूँ, कभी किसी संगत से बात कर रही हूँ, मैं गुरुजी की दुनिया में मस्त, मेरे को अपने पेपर का कोई होश ही नहीं था। वही थोड़े दिनों में मेरे को बोलती थी कि तूने एग्ज़ाम भरा नहीं भरा। मैंने कहा यार मैं तो भूल ही गई। उसने मेरे को कहा कॉल कर। मैंने दोबारा कॉल किया। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि बस 1-2 दिन में ना विंडो ओपन होने वाली है तो आप फिल कर देना। अगर आप बाद में फिल करने की सोचोगे तो आपको नहीं मिलेगा वो चांस, और फिर दोबारा पेपर देने पड़ेंगे सारे। अब मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। चलो देने, मैंने घर पे भी बात कर ली। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि दे दे। मेरे पापा ने कहा कि देख इतनी टेंशन में तो नहीं पढ़ पाएगी, बट मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि नहीं करना है करना है, इस दे दे अब क्या हुआ कि मैंने 2-3 दिन बाद वो विंडो ओपन हुई और मैं ना उसमें लगी हुई हूँ कि मैं अपना पेपर फिल कर दूँ, सबमिट कर दूँ सारे जो भी उनका है। मैं बहुत देर तक लगी रही, 1 घंटा हो गया। अब सर्वर था बहुत बिजी, क्योंकि वो विंडो जब ओपन होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड जो सब उस टाइम पे आके अपना रजिस्टर कर लेते हैं। मैं काफ़ी देर लगी रही, मैं बड़ी परेशान, मेरी विंडो ही ना ओपन हुई। मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा अगर ये विंडो ओपन नहीं हुई और इनका टाइम ओवर हो गया तो मेरा तो पेपर गया। मैंने ना सिक्किम में कॉल कर दिया तो उन्होंने मेरे को बोला आप ना एक बार दोबारा से ओपन करो, सर्वर बहुत बिजी है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा ओपन। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मैं परेशान। मैंने कहा अब तो मेरा पेपर गया। अच्छा, उसके बाद मैंने ना वो जो फ़ी सबमिट करनी थी तो मैंने उसके लिए दोबारा से उनको कॉल किया कि इसमें मतलब कितनी फ़ीस पे करनी है, आप एक बार ही बता दो। उन्होंने मेरे को समथिंग कुछ बताई, 4000 या 5000 समथिंग करके कुछ थी। तो मैंने कहा ठीक है। कॉल कट करा, मैंने दोबारा से विंडो ओपन करी, उसमें वो ओपन तो हो गई, लेकिन जिस एग्ज़ाम को मुझे फिल करना था वो मेरे को शो ही नहीं हो रहा था और कुछ और ही शो हो रहा था। मैं परेशान कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरा वैसे ही दिमाग इतना परेशान था और उस विंडो ने मेरा और दिमाग खराब कर दिया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तो एक ना बॉय ने वहाँ से कॉल पिक करा, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने मेरे को ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। मैंने कॉल कट कर दी। मैंने कहा मैं दोबारा कॉल करती हूँ, कोई और फ़ोन उठाएगा। तो मैंने दोबारा कॉल किया, एक लड़की ने उठाया। उसने मेरे को बोला अपना रोल नंबर बताओ, मैं आपके यहाँ पे ना विंडो ओपन करके आपको बताती हूँ डिटेल्स क्या क्या है। उसने मेरे को बताया आप विंडो ऐसे ओपन करो, इस वाले पे जाओ, ये ऑन करो। मैंने कहा ठीक है। मैं करती गई, वो ऑनलाइन ही थी मेरे से बात कर रही। मैंने उससे पूछा कितनी फ़ीस है, उसने मुझे थोड़ी सी कम बताई। लेकिन मेरे मतलब सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या था कि जैसे ही मैंने अपना एग्ज़ाम ओपन करा तो उसमें जो फ़ीस थी वो बिल्कुल बहुत ही लो, बिल्कुल 700 करके। मैं हैरान, मैंने कहा अरे ये तो मेरे को 5000 बोल रहे थे, वो 35 बोल रही थी, और इधर गुरुजी ने 700 करवा दी। बिकॉज ही नोज़ कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो हर किसी से सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं बड़ी शौक थी, वो भी हैरान कहती 700। मैंने कहा हाँ मेरे में तो ये शो रहा है। कह रही फिल कर दो फिर आप। मैंने फिल कर दिया। अच्छा, अब एग्ज़ाम तो मैंने भर दिया। अब बात आती है पढ़ने की। पढ़ाई कैसे होगी, रात यहाँ होती हूँ, दिन भी लगी रहती हूँ बुक भेजने में। उसके बाद बातें, सबसे किसी संगत का कॉल आ रहा है तो उनसे लगी हुई हूँ। सारा टाइम तो बिजी मेरा। रात को मैंने डेली यहाँ पर लाइव आना, और मेरी मम्मी ने मेरे से, जैसे रात को वो भी यहाँ आ जाती थी जब लाइव करके हटती थी, तो वो अमृत वेला इधर ही करती नहीं उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे से आते ही पूछना तू पढ़ रही है। मैं ना गुरुजी के सामने ही बुक रख देती थी, गुरुजी देखो मैं तो कर रही हूँ आपकी सेवा, मैं तो उसमें मग्न, आपको पता है कि मैं तो रमी पड़ी हूँ पूरी तरह से। दुनिया का मेरे को अता पता नहीं है। बुक मेरी यहाँ पड़ी है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। अब मम्मी मेरी पूछ रही है कि तूने तैयारी करी है, तो मैं उनको कह रही हूँ हाँ हाँ मैं कर रही हूँ तैयारी, बिल्कुल मैं तो लर्न कर रही हूँ। जबकि जब आप स्कूल से जैसे ही बाहर निकलते हो ना तो आप फिर चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको रीड कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो बस, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम देकर आ सकते हो। तो अब मेरी मम्मी रोज़ मेरे से आके पूछे, मैं रोज़ उनको बोल दूँ। मैं बड़ी परेशान अंदर अंदर, मैं एक मतलब डेली कभी कभी ऐसा होता था कि लाइव में मैं रोने लग जाती थी कि गुरुजी मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मेरा क्या होएगा, मेरा तो एग्ज़ाम गया तो मेरी डिग्री चली जाएगी, मेरी इतनी जो मैंने मेहनत करके इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए वो मेरे को वेस्ट नहीं होने देना, तो मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो उस टाइम पे ना मैंने एक भजन सुना था कि ऐसा लाई को तेरे ते ही आस रखी तू संभाल दात्या। मैंने डेली वो लाइन में चलाना उस टाइम पे, जब भी वो चलना ना मैं बड़ा उस टाइम पे रोती बड़ी थी कि गुरुजी मेरी तो आस भी आपसे ही है। और उसमें ना आगे की एक लाइन है, बिना पर्चे तू कर दई पास,
एहो अरदास जातियाँ। तो ये लाइन मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई। एक दिन में ऐसे जैसे ही मैंने लाइव एंड करा, मेरी मम्मी आई, उन्होंने मेरे से पूछा कि तू तैयारी कर रही है, हो गई है तेरी तैयारी? क्योंकि दिन रह नहीं गए थे, हार्डली 3-4 दिन रह गए थे। अब मैंने उस वक्त कह दिया कि हाँ हो गई है, लेकिन सच बोलूँ तो कोई तैयारी नहीं थी मेरी। मैंने हार्डली से 1 या 2 चैप्टर्स रीड करे थे और बुक थी काफ़ी बड़ी। और वो सबसे टफ एग्ज़ाम था, सबसे टफ। कंप्यूटर्स में वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, एल्गोरिदम्स वाला। वो इतना इजीली नहीं समझ में आता। तो मेरे को टेंशन कि भाई ये तो मैं तो इसमें फेल हूँ और ये पेपर तो मैं अब देती रह जाऊँगी। मैंने मम्मी को बोला नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ मेरी तैयारी हो रही है। रात को ना वो मेरे पास बैठी तो उन्होंने कहा भजन चला दे। मैंने ना ये वाला भजन दोबारा से चलाया। तो मैं उनको मजाक मजाक में कह रही कि मैं भी गुरु जी को कह रही हूँ कि बिना पर्चे तो कर दें पास, मीन्स मेरे को भी पढ़ना ना पड़े और मेरे को ऐसे ही पास करवा देना आप, क्योंकि देखो मैं तो आपकी सेवा में रमी पड़ी हूँ, मैं पढ़ूँ कब? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। चलो थोड़े दिन, वही 2-3 दिन रह गए थे। 2-3 दिन में जो मैं पढ़ सकी पढ़ती गई। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ याद नहीं था। सोने भी जाती थी तो दिमाग में यही चलता था कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरा पेपर, मुझे नहीं पता। अब जब एग्ज़ाम का डे आया तो वो था दूर, वो था रोहिणी, और मेरे घर से वो आई थिंक 2 आवर्स का डिस्टेंस तो है। तो मैं अपने भाई के साथ चली गई। अब मैं उसके साथ गई तो उसने मेरे से पूछा तो कितनी देर में बाहर आएगी। मैंने बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि हमेशा होता यही था मेरे साथ कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ मैं हाफ आवर में बाहर होती थी। मेरा पेपर आधे घंटे में हो जाता था। मैं 2 घंटे कभी नहीं बैठी अपने एग्ज़ाम में, आज तक का ये रिकॉर्ड है मेरा। जब से मैंने बैचलर और मास्टर डिग्री करी। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा मैं आधे घंटे के बाद बाहर आ जाऊँगी, तेरे को ज़्यादा देर नहीं वेट करना पड़ेगा। कहता चल ठीक है। अब ना हम पहुंच गए जहाँ पे एग्ज़ाम था, स्कूल में था, किसी सेंटर स्कूल में पढ़ा था। तो बाहर खड़े थे, टाइम था अभी 1 घंटा। मैं ना सारी बुक को ऐसे पढ़ रही हूँ जैसे पता नहीं सब मेरे अंदर स्टोर हो जाएंगी, लेकिन पढ़ती जा रही हूँ, याद कुछ भी नहीं है, माइंड ब्लैंक। और अंदर से मैं बड़ी परेशान कि मेरा पेपर गया और मैं फेल हूँ, और दोबारा तो मैं देने से रही, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, कब पढ़ूँ कब दूंगी। परेशानियाँ इतनी थी। और मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, होगी तेरी तैयारी? मैंने कहा हाँ हाँ मेरी तैयारी हो गई, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी। अब अंदर गई एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर भी 10-15 मिनट पहले आपको जाना होता है। बुक्स वगैरह उन्होंने सब बाहर रखवा ली। अब वहाँ सारे थे पढ़ाकू बच्चे, वो सब ऐसे उंगलियों पे लगे हुए हैं, अपनी टिप्स पे रट्टाफिकेशन उनकी चालू है। मैं जिसको देखूँ मुझे गुस्सा है। मैंने कहा यार ये तो ऐसे रट के आए हुए हैं और मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं उनकी शक्लें देख रही हूँ। अच्छा, और जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने ना गुरुजी के ब्रेसलेट्स पहने थे, क्योंकि मेरे को, मेरे आदत है गुरुजी के ब्रेसलेट पहनना और उनके लॉकेट वगैरह, वो तो जो भी गुरुजी से जुड़ता है उनको होता है। तो मैंने पहने हुए थे, मैंने ना लेफ्ट हैंड में पहने हुए थे। अब वहाँ पे ना मैं बैठी हुई हूँ तो वहाँ पे वो आता है, मेंटर आते हैं, वो चेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि आप दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो, ये वो। उसके बाद उन्होंने कोई पता नहीं क्या था उनके पास, कोई स्कैनर सा था, अपनी पिक दो, अपना थंब का वो दो, इम्प्रेशन दो। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा एक तो वैसे ही पेपर पता नहीं कैसा जाना है, ऊपर से ये टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, मतलब हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आए जाए आई जाए। अब करते करते वो 15 मिनट भी ओवर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर जो है ये भजन, देखती हूँ कोशिश करती हूँ ये सुना नहीं पाऊंगी बट देखते हैं अभी बट कल सुना दूंगी अगर आज नहीं सुना पाई तो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने भी नहीं सुना है भजन ये वाला। अब ना एग्ज़ाम मेरे सामने विंडो ओपन होती है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। मेरी उस वक्त पे इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि मैं अपने आसपास देख रही हूँ, मेरे दोनों तरफ लड़के ही बैठे हुए हैं, दोनों इतने पढ़ाकू से, एक ने चश्मा लगाया हुआ था और दूसरा भी अपना लगा हुआ था। मैंने कहा यार ये तो पूरा टाइपिंग में लगे हुए हैं, यहाँ मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगी? मेरे को इतनी टेंशन, आधा घंटा ओवर हो चुका था। उधर मेरे को टेंशन हो रही थी मेरे भाई की कि वो मेरे को गुस्सा करेगा कि अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, बोल रही थी आधे घंटे में बाहर आ जाऊँगी। और इधर मुझे कुछ आ नहीं रहा, पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता, दूसरा देखा नहीं आता, तीसरा, 10 क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन आते ही नहीं थे। और आई थिंक 50 या 60 अराउंड क्वेश्चन उसमें होते हैं, और उसमें से ना 140 मार्क्स का होता है। तो 40 मार्क्स का मेरा शुरू से एक अपना रूल है कि 40 मार्क्स का तो मैं कभी करके नहीं आती क्योंकि वो रिटर्न का होता है, और मैं रिटर्न वाला करके आती ही नहीं थी स्टार्टिंग से, सिर्फ 100 मार्क्स का करती थी। अब क्या हुआ कि
10 क्वेश्चन तो आते नहीं थे। बैठी रही बड़ी देर, सोचती रही, कभी इधर देख रही हूँ कभी उधर देख रही हूँ। जिसको देख रही हूँ वो सब लगे हुए हैं अपना अपना काम करने में, इतनी तेज उनके कीबोर्ड चल रहे हैं। मैंने कहा इधर तो मेरा ना कीबोर्ड चल रहा है ना माउस चल रहा है, पता नहीं मेरा पेपर जाएगा कैसा। जो मेरे को देखेगा वो कहेगा लड़की करके यार ये तो बड़े आराम से बैठी हुई है भाई। और क्योंकि आता नहीं था तो क्या करती, बड़ी देर सोचती रही कि क्या करूं गुरुजी, मेरे को तो आता नहीं है और ये पेपर तो मेरा रह जाएगा, डांट भी बड़ी पड़ेगी जब रिजल्ट आएगा और दोबारा पेपर दिया नहीं जाएगा। चलो 15-20 मिनट और बैठी रही। फिर अपने साथ जो मेरे साथ बैठे हुए थे उनको देख रही थी मैंने कहा, मैं ना उनको बड़े ध्यान से देख रही। मैं कहा ये तो कीबोर्ड ऐसे टाइपिंग करने में लगे हैं जैसे पता नहीं घर से नहीं, सामने एक बुक ही रख दी और वो बस टाइप करते जा रहे हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस वक्त, क्योंकि पहली बार ये चीज़ हो रही थी। हर बारी नहीं तो ऐसा होता था कि मैं सबसे पहले करके वहाँ से निकल रही होती थी तो पूरी क्लास मुझे देखती थी कि ये लड़की जो है आती है और आधे घंटे में पेपर दे के चली जाती है, इसको कुछ आता है या नहीं आता। भाई सबको यही लगेगा कि जल्दी चली गई तो ऑब्वियसली नहीं आता होगा। लेकिन होता ये था कि आता होता था तो जल्दी जल्दी करके निकल जाती थी। अब क्या हुआ कि खोले खोले रहने दो, मन मत करो। तो 15-20 मिनट हुए, बड़ी टेंशन में मैंने कहा यार मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे को अंदर से ये भी टेंशन हुई कि डांट बहुत पड़ेगी घर पे। भाई अगर पेपर ना क्लियर हुआ तो ये दोबारा देना भी बड़ा मुश्किल है, और उसके साथ एक प्रॉब्लम और भी तो थी ना कि ये था मेरे पास लास्ट चांस और पेपर देने पड़ेंगे सारे। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था उस वक्त। मैं जिसको देखूँ ना सारे कंप्यूटर के अंदर पूरी तरह से मतलब ना घुसे हुए हैं और टाइप पे टाइप, इतनी तेज तेज कीबोर्ड्स की आवाज आ रही है। ऊपर से वो फिर से मेंटर आ गया मेरे पास कि मैम आपने ना ये थंब प्रिंट नहीं दिया, साइन नहीं करे। मैं मन में सोचूं एक क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे, इसको साइन की पड़ी हुई है। तो मैं साइन क्यों करूं। तो उन्होंने मेरे को बोला आप साइन कर दो क्योंकि फिर आपका एब्सेंट हो जाएगा। मैंने कहा लाओ दो। मैंने साइन करे, फिर कहा थंब प्रिंट करो। मैंने कहा हद हो गई, मतलब एक इंसान वैसे ही परेशान, ऊपर से उसको और ज्यादा परेशान कर दिया। चलो ऐसे करते करते आधा घंटा और हो गया, बचा मेरे पास 1 आवर। अब मैं इधर उधर नजरें घुमा रही हूँ और इतना गुस्सा आ रहा था मुझे खुद पर भी कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं बिल्कुल डम्ब होके वहां पे बैठी हुई हूँ ऐसे। क्योंकि सच में मेरे साथ तो होता ही यही था कि मैंने जैसे ही जाना इतना कॉन्फिडेंस में होती थी। एग्जाम जैसे ही विंडो ओपन होती थी, ये क्वेश्चन अरे इसका तो आंसर मुझे आता है अभी टिक करो, टिक करते 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 सारे आधे घंटे में देकर बाहर हो जाती थी। तो तब ना वाकई में क्लास में सारे ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं इस लड़की को कुछ आता भी है या नहीं। उस टाइम पे भी मुझे बड़ी हंसी आती थी कि ये सोचते होंगे इसको कुछ नहीं आता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे क्लियर हो जाते थे एग्जाम और मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। अब क्या हुआ, अब मुझे तो कुछ आता नहीं था। अब वही बच्चे हैं, बड़े तो हैं नहीं, तो बच्चों वाला ही दिमाग चला क्या कि स्वाति ब्रेसलेट पहने लेफ्ट हैंड में और माउस क्लिक करना है राइट हैंड से, तो ना राइट हैंड में ब्रेसलेट्स पहन ले सारे। तो मैंने क्या करा, मैंने सारे ब्रेसलेट उतारे और राइट हैंड में पहन लिए। अब जी गुरुजी का नाम लेना शुरू कि गुरुजी अब मेरी नैया तो पार लगानी है आपने, मैंने तो लगाई है आस आप पे, मेरा पर्चा आपने क्लियर करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो मैंने ना माउस लिया, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़े, 10 तक पढ़े थे, उसके बाद मैंने नहीं पढ़े। मैं सच बताऊं तो मैंने शायद 10 भी नहीं पढ़े होंगे, मैंने 4 या 5 क्वेश्चन पढ़े थे, क्योंकि जब आता ही नहीं था ना तो दिल तो बिल्कुल टूट गया कि जब क्वेश्चन ही नहीं ढंग के इन्होंने दिए तो फिर क्या फायदा रीड करने का। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा गई। मैंने ना क्वेश्चन रीड करा ना आंसर रीड करा, ब्रेसलेट पहना हुआ था, बस ऊपर नीचे माउस हिलाया, जहां पर रुका मैंने टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन टिक, थर्ड क्वेश्चन टिक, टिक टिक करते 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 मैंने सारे टिक कर दिए। अब आई रिटर्न की बारी। रिटर्न में क्या करूं, वो तो मेरे रिकॉर्ड में आज तक था ही नहीं कि मैं रिटर्न में कुछ लिख कर आ जाऊं। मजाल है कि मैं एक वर्ड भी लिख कर आ जाऊं। मैंने सोचा उस दिन की आज तो स्वाति कुछ लिखना पड़ेगा। तो हुआ ये कि रिटर्न में जो क्वेश्चन थे ना, रिटर्न के जो क्वेश्चन थे उसमें से एक आधे का जो आंसर था ना वो ऑब्जेक्टिव्स में था। तो मैंने कहा अरे इसका आंसर तो इसमें है, तो मैं वहां जाकर देख रही हूँ और वहां से उसमें लिख रही हूँ। मतलब उस दिन तो मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कर रही थी कि जो मैंने कभी किया नहीं था। चलो मैंने लिख दिया, 1-2 क्वेश्चन के आंसर दिया ही, दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो दिया जो उसका था ही नहीं, जो मैं बुक में अपना रीड करके आई थी मैंने लिख दिया। मैंने कहा अब इनको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अब दिल मेरा बड़ा टूटा पड़ा था, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था मेरे से। मैंने बोला जैसे 2 आवर्स कंप्लीट हुए, नहीं 2 आवर्स से 15 मिनट पहले ही मैंने पेपर छोड़ दिया कि बस हो गया, अब आता ही नहीं तो क्या करूं, ना क्वेश्चन पढ़े ना आंसर पढ़े।
मेंटर आया मेरे पास, उसने मेरे को बोला कि आपका एग्ज़ाम हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, आप मुझे बता दो इसको कैसे सबमिट करना है। तो उन्होंने कहा आप 2 आवर से पहले नहीं जा पाओगे। मैंने सोचा ऐसे तो कभी रूल हुआ ही नहीं, मैंने बोल भी दिया उसको। मैंने कहा ऐसा तो कोई रूल होता नहीं है, पहले तो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा मैं हाफ एन आवर में भी निकल के गई हूँ। कहते अब रूल्स ना चेंज हो गए तो आपको बैठना पड़ेगा, आप जब तक पेपर दोबारा से देख लो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ना देखूँ। मैंने कहा आप सबमिट करवा दो इसको, मैं बैठी रहूँगी यहाँ पर। तो मैं 2 घंटे बैठी रही, उसके बाद मैं आई बाहर। अच्छा जब मैं बाहर आई तो मेरे भाई मेरे को गुस्सा करे, तूने तो बोला था आधे घंटे में बाहर आ जाएगी और तू तो पूरे 2 घंटे बाद आ रही है, तुझे पेपर नहीं आता था। तो मैंने कहा नहीं नहीं पेपर तो आता था, पेपर टफ बहुत था तो सोचना पड़ा। बाहर जैसी ही आई तो अब संगत तो सारी कनेक्टेड थी, उसमें से जैसे ही बाहर निकली हूँ फोन ऑन करा है, फोन पे फोन कॉल शुरू। कैसा हुआ एग्जाम, क्या जले पे मिर्चे ठोकने वाला काम स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मेरे एक ब्रदर का कॉल आ गया। उसने मेरे को बोला दी पेपर कैसा गया, वो भी रोज रात को लाइव में होता था। मैंने उसे बोला, मैंने कहा अभी तो मेरे से बिल्कुल मत पूछ, अभी मैं बिजी हूँ। मैंने ऐसे कह के कॉल कट कर दी। फिर एक लड़की का कॉल आया, उसने मेरे को कहा दी आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने कहा देखो अभी ना मैं अभी पेपर दे कर आई हूँ, मेरा थोड़ी सी ना मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं बाद में भी बात करती हूँ। उसको मैंने ऐसे कह के कॉल कट कर दिया। उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन मैसेज मैसेज, मैंने नेट भी बंद कर दिया। मैं कहा मैं बात ही नहीं करनी मुझे किसी से, मेरे मतलब वैसे ही मैं परेशान, ऊपर से जले पे नमक छिड़क रहे हैं सब। अच्छा उसके बाद घर आई, ऑन तो करना पड़ा नेट। कितनों ने पूछा एग्जाम कैसा गया, मैंने कहा एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया है। अब अंदर क्या था वो तो मुझे पता है कि एग्जाम तो मेरा अच्छा गया ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं था। क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े, आंसर मैंने नहीं पढ़े, और आंसर मैं वो देकर आई हूँ जिसका मुझे पता नहीं है, कुछ भी लिख कर आ गई हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ, रात को आई मैं यहाँ लाइव, सारी संगत को पता था, क्योंकि डेली मैं यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में कम दिन रह गए थे ना, तो मैं डेली कहती थी अरे मेरे को जाने दो, मेरे को पढ़ना है, मेरा कैसे होगा। और फिर मैं एंड कर देती थी कि मुझे बड़ा ज़रूरी काम है। तो सब कहते थे अच्छा अच्छा आप पढ़ लो पढ़ लो। तो सब ने ना यहाँ लाइव में ना लिखना स्टार्ट कर दिया जैसे ही कमेंट्स ऑन हुए कि कैसा गया है आपका एग्ज़ाम। अब मैं ये तो कह नहीं सकती थी कि भाई बेकार गया, नहीं तो सब कहेंगे रोज़ तो चली जाती थी, मैं पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ, पढ़ती भी नहीं थी ये। तो मैंने कहा मेरा एग्ज़ाम ना बड़ा अच्छा गया है। कहते हैं अच्छा चलो शुक्राना गुरुजी का, सब लिख रहे थे। मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे को ये पहली बार ऐसे बोलना पड़ रहा है, जबकि मेरे को पता है कि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल ज़ीरो गया। घर पे भी मैंने बोला कि अच्छा गया एग्ज़ाम, हो जाएगा क्लियर। अब एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था ना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं था, वो 10-15 दिन के अंदर आ जाना था, क्योंकि वो स्पेशल विंडो पे ओपन हुआ था। इसलिए वो 15 दिन मेरे लिए ऐसे थे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया हो और जान अटकी पड़ी है। 15 दिन मैं रोज गुरुजी से अरदास करूं, गुरुजी मेरे को प्लीज़ पास करा देना, देखो मैं दोबारा इतने सारे पेपर देने मेरे बस की नहीं है अब। और आपको पता है लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, उसको भी साइड में रखकर लाइव करती हूँ, लाइव में आकर खुश होकर भी दिखाती हूँ कि मैं ठीक हूँ खुश हूँ। तो वो सब हैंडल करना इतना आसान नहीं था उस वक्त पे, लेकिन आज उस बातों पे हंसी तो बहुत आती है। अच्छा अब क्या हुआ, मैं ना भी बाद में पढ़ूंगी कमेंट्स। फिर 15 दिन बाद जब वो रिज़ल्ट आना था तो मेरे पास मैसेज आया, मेरे को था है आज आने वाला होगा, वो लिंक आया। मैं उस लिंक को खोलूँ, वो लिंक ही ना ओपन हुए। 4-5 बारी मैंने ओपन कर लिया, और उस दिन तो मेरे को सच में फीलिंग आ रही थी डैट मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। मैं बड़ी परेशान, उधर से मेरी फ्रेंड मेरे को बार बार मैसेज करी जाए कि अरे तूने रिजल्ट नहीं देखा, लिंक ओपन कर लिंक ओपन कर। मैंने कहा यार तू रुक जा, मेरे को देखने तो दे। उधर से वो मेरे को बोले, इधर ये सब कहे, मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा यार इनको पता नहीं क्यों इतनी रिजल्ट की पड़ गई है, शांति क्यों नहीं रख रहे। मैं वैसे ही फेल हूँ, इनको क्या करना है जानकर। तो मैंने ना बड़ी देर ओपन करा, नहीं ओपन हुआ। मैंने उसे कहा तू देख ले यार लिंक खोल कर, उसने भी देखा नहीं ओपन हुआ। उसने कहा तू दोबारा ओपन कर। मैंने फिर दोबारा से लिंक ओपन करा, शुक्र है वो ओपन हुआ। उस पर मैंने अपना रोल नंबर डाला, लॉग इन ही ना करे कि इनकरेक्ट है। मैंने कहा यार मेरा रोल नंबर कैसे इनकरेक्ट हो गया, मैं तो पेपर देकर आई हूँ। मैं बड़ी परेशान की यार क्या करूँ, गुरुजी हो क्या रहा है मेरे साथ। और मैं इधर बैठ के कर रही थी, ऊपर से वाईफाई बड़ा उस टाइम पे भी था, परेशान मेरे को कर दिया। हार के लिंक खुला, मेरा रोल नंबर उसमें एक्सेप्ट हुआ, और मेरे सामने जो विंडो खुली उसमें मेरे मार्क्स देखकर मैं बड़ी ही ज़्यादा शॉक्ड। 140 का मार्क्स का वो था पेपर, और उसमें मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स में जो मार्क्स थे और प्लस जो रिटर्न में थे वो इतने ज़्यादा थे कि मैं शॉक्ड थी कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब 123 या 130 समथिंग करके मेरे मार्क्स आए थे, जो मेरे सर के ऊपर से उस वक्त पे निकल गई वो बात कि ये हो कैसे गए क्लियर। क्योंकि मैं डेली गुरुजी को लाइव के जाने के बाद कहती थी गुरुजी मैं आपकी सेवा में लगी हुई हूँ बस। और वो भजन
वो हमेशा बोलती थी कि बिना पर्चे तू कर दे पास, और वाकई में गुरुजी ने करा भी वही। मैं नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन उन्होंने पूरा मेरा ध्यान रखा कि ये मेरी सेवा में लगी हुई है, इसको पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, और गुरुजी ने वो किया भी। फिर मैंने बाद में अपने घर पे ये बात शेयर करी थी कि देखो मैं पढ़ नहीं पाई थी, मेरी मम्मी कहती मुझे पता है, तू मुझे क्या बता रही है, क्योंकि माँ से तो कुछ नहीं छुपता, और उनको तो वैसे ही सब पता होता है मेरा कि मैं यहाँ पे होती हूँ तो मैं क्या पढ़ूंगी। बस बुक खोल के बैठ जाती थी उनके सामने, लेकिन पढ़ती नहीं थी, भजन सुनती रहती थी, गुरबानी चल रही है, उसको कान लगा के वहाँ होते थे कान मेरे, बुक में बस आंखें होती थी और कुछ नहीं होता था। तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर कराया था। और ये जब सत्संग हुआ ना मेरे साथ, तो उसके ना 1 महीने बाद मुझे आगरा से कॉल आता है किसी संगत आंटी का, उनको पता नहीं कहाँ से नंबर मिलता है, क्योंकि वो मेरे इंस्टा पे डेली सत्संग सुनते हैं, उनकी पूरी फैमिली। पहले वाले पेज की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने ना मेरे को कॉल किया और कहा जय गुरु जी स्वाति आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो उन्होंने बताया कि मैं आगरा से आपको, मतलब मैंने कॉल किया है और मैंने किसी से नंबर लिया था, तो हमारे घर ना सत्संग है, तो आप प्लीज़ हमारे घर आओ और यहाँ पे आके ना सत्संग शेयर करो, यहाँ की सारी संगत आपके सत्संग सुनती है इंस्टा पे। तो मैंने बोला कि आंटी जी अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे, मतलब मैंने कहा ठीक है मैं आपको 2-3 दिन में बताऊंगी। चलो जैसे 2-3 दिन निकले, फिर दोबारा से कॉल आया, उन्होंने मेरे को डेली कॉल करे कि बेटा प्लीज़ आ जाओ, हम सब यहाँ पे ना सारी संगत आपका लाइव देखती हैं और हमारा बड़ा मन है कि आप आके ना हमें सत्संग सुनाओ अपने। तो मैं गई उनकी सिस्टर के साथ वहाँ पर, जब गई, अब वहाँ पे सत्संग, वो सत्संग का पार्ट अलग सुनाऊंगी, लेकिन मैं अभी अपने एग्जाम से रिलेटेड सुना रही हूँ। जब वहाँ पे मैं पहुंची, सत्संग ओवर हो चुका था, संगत गई थी, रात के 1-1:30 बज गया था संगत को जाते हुए, क्योंकि मैं भी 2-3 संगत के घर, मुझे संगत अपने घर ले गई कि चलो आप हमारे घर चलो, यहाँ पे गुरु जी गद्दी के दर्शन कराएंगे आपको। मैं भी अपना घूम रही थी उनके साथ। 1:30 बजे तक हम घर आए। उसके बाद ना वहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स थे सारे, तो बच्चे थे वहाँ पर। उन्होंने बोला चलो दीदी अपने ना सत्संग सुनाओ कोई। मैंने बोला चलो फिर, अब तुमने सत्संग बोला ना, तो बच्चों वाला ही सत्संग सुनाऊंगी सबसे पहले। तो मैंने ये सत्संग वहाँ पर शेयर किया था। इतना हंसे हम सब, इतना हंसे। उन सबके पेरेंट्स कहते तो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही है कि पेपर नहीं आता तो ब्रेसलेट पहन जाओ गुरुजी का और हम पास हो जाएंगे। वाकई में बच्चों ने बोला भी यही हंसते हुए। इतना हंसे हम कि हमारा गला दर्द, हमारा मुंह दर्द, हमारा पेट दर्द इतना ज़्यादा इनको इस सत्संग में हंसी आई। और उसके बाद वो बच्चे मुझे कहते कि अब हम भी यही करेंगे दीदी, हमें पेपर नहीं आता होगा ना, हम भी ब्रेसलेट ही पहन के जाएंगे कि गुरुजी बिना पर्चे तो कर दें पास। तो ये सत्संग था मेरा गुरुजी के इस भजन से रिलेटेड। और अब मैं फटाफट से आपके ना एक बारी कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, फिर बाद में देखते हैं कुछ शेयर करने का। ये चीज़ें पता है लाइफ में जब पहली बार ये हुई ना, बड़ी अटपटी लगती हैं, गुस्सा भी आता है, अपने आप पे हंसी भी आएगी और अपने आप पे गुस्सा भी आएगा। और मेरे साथ तो यही हो रहा था, मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था खुद पर कि और ना पढ़, अब बैठी रहे, कुछ भी नहीं आता तुझे। आपने ना आने का काम बुरा लगता है, आसपास वालों को आता है, इसका ज़्यादा बुरा लगता है। ये तो मेरे साथ 10th क्लास से होता आ रहा है। मेरे साथ तो हर पेपर में होता है, आता कुछ नहीं है, आस पड़ोस में ही देख लेती हूँ। अरे मुझसे तो चिटिंग ही नहीं होती, मेरी तो आंखें हिलने लग जाती हैं। करूँगी, ये भी एक सत्संग है, शेयर करूँगी, बड़ा फनी सा है। बट ये पेज पे लिख देते कि प्लीज़ पास कर दो, ना ना ऐसे काम नहीं करती मैं। मेरे बेटे के साथ 5th से हो रहा है, अब 9th में। अब तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ 10th करा दो बस। इसका मैं आंसर आपको दूंगी, टेक्स्ट करूंगी आपको। हाँ, अरे बहुत जले पे नमक छिड़का उस वक्त पे। कह देते मैं तो अच्छा ही करके आई हूँ, एग्जामिनर का मूड खराब हो, मार्क्स देते टाइम, तो आई कांट हेल्प इट। वाकई में हिम्मत तो चाहिए होती है एग्ज़ाम का लिंक ओपन करने में। Somewhat same happened in maths exam of mine in 3rd semester. अच्छा, अब आपको ये भजन सुनना है? हाँ, इसको मैं दोबारा ना थोड़ा सा और प्रॉपर वे में करके सुनाऊंगी। वैसे तो प्रॉपर ही सुनाया मैंने, कुछ स्किप नहीं करा। ये मैं कल शेयर करूंगी, हमें किसने बताया था गुरुजी के बारे में।
अब बस इतना शेयर करके चली जाऊँगी, मतलब रीड करके दिए सत्संग पोस्ट मत करना कहीं। अरे नहीं, क्यों नहीं करना, ये एक सत्संग है। ये बहुत बारी, वैसे बहुत सारी संगत ने पहले भी सुना हुआ है। कुछ पढ़ाकू बच्चे ये ना सोचे कि जैसा स्वाति दी के साथ हुआ हमारे साथ ऐसा ही हो जाएगा। स्वाति आंटी, मेरे 3rd ईयर के एग्ज़ाम्स हैं ग्रेजुएशन के, जिनसे मैं बहुत टेंशन में थी। अब मैं बहुत खुश हूँ आपका सत्संग सुनकर। मुझे नहीं पता गुरुजी ने किसी आप में से किसी के लिए शेयर करवाया, बट हाँ पढ़ लेना, ये मत करना कि हम पढ़ेंगे नहीं। आज के सत्संग बस इतने ही थे, बाकी के सत्संग कल सुनाऊंगी। एंड लव यू टू तान्या। और क्या सुना कर जाऊँ, कौन सा भजन सुनाऊँ? ये भजन तो नहीं अभी सुना पाऊंगी, क्योंकि इसकी थोड़ी लाइंस मुझे नहीं एग्जैक्ट याद नहीं है, बस थोड़ी सी याद है। लेकिन अभी मैं सुनाऊँ कौन सा? नहीं दी, मैंने नहीं सुना। मैं ऑनलाइन आ ही नहीं रही, मैं हर जगह से तो भाग रही हूँ तबीयत के उससे, और यहाँ लाइव में बस आ जाती हूँ। यहाँ तो गुरुजी बिठाते हैं। कौन सा प्ले कर दूँ? ये अभी मेरे पास है नहीं, बट हाँ कल ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, कमली ही सुना जाती हूँ फिर। कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ गुरुजी तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। इश्क तेरे ने कमली किता जग दी परवाह छट्टा, हाय इश्क तेरे ने कमली किता जग दी परवाह छट्टा, तेरे रंग विच मेरे गुरुजी छम छम करके नच्चा, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। हर वेले बस तू ही मेरी नजरा विच समाया, हाय हर वेले बस तू ही मेरी नजरा विच समाया, बस एक तू ही लगे है अपना है जग लगे पराया, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। गुरु जी तेरी फोटो नाल मैं कर दी रहंदी गल्ला, हाय गुरु जी तेरी फोटो नाल मैं कर दी रहंदी गल्ला, हर वेले है दिल मेरा खिंचदा जल्दी मंदिर चला, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। गला बैठ सा गया पता नहीं क्यों। एक पल विच मेरे हंजू वगदे दूजे पल मैं हंसा, हाय एक पल विच मेरे हंजू वगदे दूजे पल मैं हंसा, तेरे दरस नू हर वेले तरसा दर्द ना किधरे दसा, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। बाकी के भजन कल सुनाऊंगी। आज पता नहीं गला एकदम से मेरा बैठ सा गया, मैं लाउड गा नहीं पा रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। 2 दिन से हंसे नहीं लेना, आज गुरुजी ने पूरा करा दिया मेरा एग्ज़ाम का सत्संग सुनाकर। तो बस गुरुजी का बेयान शुक्राना, एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। एक मिनट यहाँ पर कमेंट्स रीड कर लो ज़रा। ठीक है, सुनाऊंगी, लिख रही हूँ। जी सच में गुरुजी किसी भी टेस्ट में पास करा देते हैं। दैट डे आई टोल्ड यू ना दैट आई हैड टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ माई जॉब, बट आई गेस इट वॉज गुरुजी की परीक्षा, एंड दैट सेम डे आई केम बैक।
अरे वाह, गुरु जी का शुक्राना। तो आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना, भेजना मुझे, और हम सबसे शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जाओ गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये GWS कौन सी शॉर्ट फॉर्म आ गई अब? जूही आंटी जी, GWS क्या था? चलो मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और मिलेंगे कल गुरु जी के नए नए सत्संग के साथ। एंड जाने से पहले हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि स्ट्रांग रहिए, सॉरी, एंड पॉजिटिव रहिए, और बस गुरु जी से कनेक्शन बनाते जाइए और उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होते जाइए। थैंक यू सो मच। ये ज़रूर बताना आपको किसने बताया था गुरु जी के बारे में। हाँ, मैं अपनी जर्नी ना जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, पर मैं लिखूँगी स्टेप बाय स्टेप, मुझे शेयर करनी है। तो देखते हैं, कल से हुई तो ज़रूर सुनाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप